आज हम लोग भूगोल के आपदा प्रबंधन की चर्चा करने वाले हैं। आपदा प्रबंधन से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है और 4 नंबर से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे आपदा प्रबंधन। ये भूगोल का ही हिस्सा है। आपदा प्रबंधन भूगोल में ही आता है। आपदा और प्रबंधन, आपदा और प्रबंधन। तो सबसे पहले हम लोग आपदा को जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे प्रबंधन के बारे में। देखिए, अचानक से कोई भी जो घटना घटती है और उस अचानक घटने वाली घटना से किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के संपत्ति का जब नुकसान पहुंचता है तो उसे हम लोग आपदा बोल देते हैं। आपदा हमेशा अकस्मात वाली होती है, यानी अचानक घटने वाली वे सभी घटनाएं जिससे मानव या मानव के संपत्ति का नुकसान हो उसे आपदा बोल देते हैं। तो हम इसका आंसर में लिखते जाएंगे। आपदा का अर्थ हुआ कि अचानक घटने वाली वे सभी घटनाएं जिससे अचानक घटने वाली वे सभी घटनाएं जिससे मनुष्य के जान माल के हानि पहुंचे, मनुष्य के जान माल की हानि पहुंचे उसे आपदा कहा जाता है या उसे आपदा कहते हैं। मतलब हुआ अचानक कोई घटना घट रही है और इस अचानक घटना के घटने से यदि मनुष्य के मृत्यु हो जा रही है या मनुष्य के कोई शरीर के कोई हिस्सा का नुकसान हो रहा है या मनुष्य में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन उसकी संपत्ति का नुकसान हो रहा है तो उसे हम लोग आपदा बोल देंगे। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अचानक घटने वाली वह सभी घटनाएं जिससे मनुष्य का कोई नुकसान पहुंचे या मनुष्य की, कहने का मतलब मनुष्य के शरीर का नुकसान पहुंचे या मनुष्य के संपत्ति का नुकसान पहुंचे तो उसे हम लोग आपदा बोल देते हैं। और ये जो आपदा है इसे हम लोग बांटते हैं 2 भाग में। आपदा को हम 2 भाग में बांटेंगे। एक है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानवीय आपदा। यानी प्राकृतिक कारणों से घटने वाली वे जो भी घटना है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं और मानवीय कारणों की वजह से मानव के द्वारा जो भी आपदा घटती है उसे हम लोग मानवीय आपदा कहते हैं। अब इसका परिभाषा लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक कारणों से घटने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी वे आपदा जो प्रकृति के वजह से घटती है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि कौन कौन से प्राकृतिक आपदा है। आप लिख सकते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। आप लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक आपदा है। आप लिख सकते हैं सुनामी के अलावा बाढ़ के अलावा लिख सकते हैं भूस्खलन, भूमि का धंसना भूस्खलन कहलाता है। इसके बाद चक्रवात लिख सकते हैं
चक्रवात हो गया, या प्रति चक्रवात लिख सकते हैं, प्रति चक्रवात। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी प्राकृतिक आपदा कहलाती है। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए इनमें से कौन सी घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। या आपसे दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सी आपदा मानवीय आपदा के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए और भी आपदा हो सकती है, फिलहाल इतना ही लिखे हैं एग्जाम्पल में, बाद में हम लोग एक एक आपदा के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मानवीय आपदा की बात करें तो मानवीय कारणों से लिख सकते हैं कि मानव के द्वारा अनजाने में या जानबूझकर जो घटना होती है जिसके वजह से मानव या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, उसे नुकसान पहुंचता है, उसे ही मानवीय आपदा कहते हैं, मानवीय आपदा कहा जाता है, मानवीय आपदा कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखा कोई बात अचानक में फोन तक रख जाएगा। आपदा के समझने के बाद अब हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपदा, जो भी कोई आपदा होती है उसमें से बहुत सारी ऐसी आपदा होती है जिसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं, और कुछ ऐसी आपदा होती है जिसे हम लोग रोक सकते हैं। तो कुछ ऐसी आपदा जिसे हम लोग चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कुछ हम लोग थोड़ा सा अगर जागरूकता अपनाएंगे तो उस आपदा से जो हानि होने वाली होती है उस हानि को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और कुछ ऐसी आपदा होती है जिसे हम लोग पूर्णतः रोक सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन के शब्द सीधा मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी उपाय, यानी आपदा से पूर्व या आपदा के समय या आपदा के बाद हम लोग कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिसके वजह से या तो आपदा रुक जाए या आपदा से होने वाली हानि को कम कर ले, उसे ही हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। अगर आपको लिखना होगा आपदा प्रबंधन के बारे में, जैसे यहाँ पर है आपदा प्रबंधन, परिभाषा पूछता है कि बताइए आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं। आप लिख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन वह क्रिया है जिसके वजह से हम आपदा को रोक देते हैं, या आपदा से होने वाली हानि को कम कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वे सभी उपाय
जिसके द्वारा या तो आपदा को पूर्णतः रोक दे या आपदा से होने वाली हानि को कम कर दे, उसे ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि भूकंप और सुनामी या बाढ़ हो, ये ऐसी आपदा है जिसे रोका नहीं जा सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी आपदा है जिसे पूर्णतः रोक सकते हैं, जैसे कि बस दुर्घटना हो गया, एरोप्लेन दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, इसे पूर्णतः रोक सकते हैं। और जितने भी मानवकृत या प्राकृतिक आपदा है, उससे जो हानि होने वाली होती है, उससे होने वाले हानि को यदि हम कम कर दे रहे हैं तो उसी को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा प्रबंधन, वैसा उपाय जिससे आपदा को पूर्णतः रोक दे या उससे होने वाली हानि को कम कर दे, उसे हम लोग आपदा प्रबंधन कहेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाढ़ और जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, इन सभी आपदा को दूर नहीं कर सकते, इन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इनके जो नुकसान है, इनके जो हानि है, उसे कम कर सकते हैं कुछ उपाय के द्वारा। हालांकि हम लोग जितने भी आपदा पढ़ेंगे, उस आपदा के आने के पीछे वजह को जानेंगे और उससे क्या क्या हानि होती है वो भी जानेंगे, और इसे दूर कैसे कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो अभी हम लोग प्राकृतिक आपदा के बारे में एक एक करके जानेंगे और फिर हम लोग उसके उपाय के बारे में जानेंगे। बाद में मानवकृत आपदा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो प्राकृतिक आपदा की बात करें तो हम लोग प्राकृतिक आपदा में आज बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आज हम लोग मुख्य रूप से बाढ़ पढ़ेंगे और सुखाड़ पढ़ेंगे। बाढ़ पूछा है कि ऐसी आपदा है, तो बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो आपको जो भी आपदा पढ़ना होगा उसको 3 तरीका से पढ़ना होगा। एक तो आपको परिभाषा बताना पड़ेगा। अगर बाढ़ के बारे में पूछे, सुनामी के बारे में पूछे, भूकंप के बारे में पूछे, चक्रवात के बारे में पूछे, चाहे जिस भी वजह से जो भी आपको आपदा पूछे, तो उस आपदा के परिभाषा लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि वह जो आपदा हो रही है उसके पीछे के कारण क्या है। फिर हम पढ़ेंगे उस आपदा से क्या क्या हानि हुई है या क्या क्या हानि होती है। फिर उस आपदा को दूर करने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग 4 तरीका से पढ़ेंगे। पहले परिभाषा जानेंगे, फिर कारण जानेंगे, फिर उससे होने वाली हानि को जानेंगे, फिर उसके दूर करने के जो भी उपाय होगा उस उपाय की चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मुख्यतः बाढ़ और सुखाड़ के बारे में चर्चा करेंगे। फिर किसी अन्य वीडियो में भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और जितने भूस्खलन है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इन सब की चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला आपदा है बाढ़। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बात करेंगे कि बाढ़ आती कैसे है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। बाढ़ पहला कैटेगरी है कि बाढ़ कैसी आपदा है, तो ये हो गई प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़ आता है। अब बाढ़ आने के पीछे वजह क्या है? हालांकि बाढ़ आने के पीछे तो बहुत वजह है, लेकिन हम लोग ज्यादा विस्तार से नहीं जानेंगे। मुख्य रूप से 10th के लायक जो भी बातें हैं उसे पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई नदी है, ये कोई नदी है। अब होते कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो पहाड़ या पठार से निकलती है। तो पहाड़ और पठार से जो नदी निकलती है, वो नदी अपने साथ कुछ अवसाद को भी लाती है, यानी बालू, मिट्टी, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को लेके आती है। तो जो भी नदियाँ पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से निकलती है, कभी कभी वह उस क्षेत्र से कुछ अवसाद को भी अपने साथ लाती है। और ये अवसाद क्या होता है, चूंकि अवसाद भारी होता है, इसलिए ये अवसाद बाद में क्या होता है, आगे चल करके ये नदी के तली में बैठ जाती है, नदी के तली में जमा हो जाती है। नदी के तली में जब अवसाद जमा होगा, तो चूंकि पानी में ये जो पानी के बहने का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ग्रहण कौन कर लिया, ये अवसाद ग्रहण कर लिया है। अतः इस वजह से क्या होगा कि नदी को बहने लायक पानी, जो नदी के जो यह पानी है, उसे बहने लायक जगह की कमी पड़ जाएगी।
अतः यही पानी कभी कभी क्या होता है, निकटवर्ती क्षेत्र में क्या होगी, फैल जाएगी, क्योंकि आने का जो रास्ता है वहाँ पर अवसाद इकट्ठा हो गया है। अतः इस अवसाद की वजह से, ये जो अवसाद है, इस अवसाद की वजह से नदियों के पानी अपने तटबंध से, ये जो तटबंध है, इस तटबंध से बाहर की तरफ आ जाती है। और बाहर आ करके यहाँ पर जो भी मानव की बस्ती है, या यहाँ पर जो भी मानव की बस्ती है या उनका खेत वगैरह है, उसको क्या करती, बर्बाद कर देती है। तो अगर आपको बाढ़ की परिभाषा लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब नदी के पानी अपने तटबंध से दूर जाकर, ये तटबंध है, अपने तटबंध से दूर जाकर के गांव में या शहर में जाकर के मानव को या मानव के संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, तब वह बाढ़ आपदा मानी जाती है। इसमें होता है क्या है कि नदियों के तटबंध से दूर होकर के आसपास के इलाके में तबाही मचाती है, और उस स्थिति को हम लोग बाढ़ के नाम देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बाद में परिभाषा में लिखा जाएगा, आप लिख सकते हैं। देखिए, बाढ़ आने का ये एक कारण है, यहाँ पर अवसाद जमा हुआ, और अवसाद के जमा होने से यहाँ के पानी, नदियों के पानी नदी से बाहर निकल करके यहाँ पर क्या ला रही, तबाही ला रही है। और भी इसका उपाय है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर नदी के पानी बह रही है और अचानक कभी क्या होगा, किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा हो गई। अब ज़्यादा वर्षा होने की वजह से ये जो नदी है, इस नदी के तटबंध से दूर पानी चली गई, क्योंकि ये जो नदी का तटबंध है इसकी ऊंचाई कम है, और इसकी ऊंचाई कम होने की वजह से क्या हुआ, अत्याधिक बरसात हुई, और अत्याधिक बरसात होने की वजह से ये तटबंध उस पानी को रोक नहीं पाया, जिसका परिणाम यह हुआ, इसका पानी दूर इलाके में क्या हुआ, फैल गया, इस इलाके में फैल गया। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि जब अत्याधिक वर्षा हो जाए तो वर्षा की वजह से भी नदियों में जो पानी होगा वह पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, जो बाद में गांव शहर में बिखर करके, गांव शहर में फैल करके बाढ़ का रूप ले लेगी। तो एक वजह है यहाँ पर अवसाद जमा हो जाना, एक वजह है नदी में पानी की अधिकता हो जाना, और भी वजह से बाढ़ आती रहती है। लेकिन मुख्य कारण यहीं पर है कि अत्याधिक बरसात होने की वजह से और यहाँ पर अवसाद होने की वजह से हमेशा बाढ़ आती रहती है। अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वैसी स्थिति जिसमें नदियों के पानी तटबंध से दूर आकर, तटबंध से दूर जाकर फैल जाती है और मानव तथा उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, संपत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। आप अलग अलग तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही परिभाषा सटीक है, और भी बहुत तरह का परिभाषा हो सकते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब नदियों के पानी अपने तटबंध से दूर जाकर के निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाती है, और फैलने के बाद जब मानव और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, तो उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। ये बाढ़ के क्या है, परिभाषा हुआ। बाढ़ के आने के पीछे कारण अभी पढ़ लिया है आप लोग कि अचानक कभी बांध टूट जाए तो भी पानी आसपास के इलाके में फैल जाएगी। जब नदी में अवसाद जमा हो जाए, यहाँ पर अवसाद जमा हो जाए तो भी क्या होगा, बाढ़ आ सकती है। या ज़्यादा बरसात होने की वजह से जो नदी के तटबंध है उस तटबंध से दूर पानी चला जाए तो भी इस कंडीशन में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग को पढ़ना है कि बाढ़ के आने से हानि क्या होता है। तो बाढ़ से बहुत सारी हानि होती है, आप उसको लिख सकते हैं कि बाढ़ से क्या क्या हानि है। ये ज़्यादा भारी प्रश्न है नहीं, हल्का सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी
अगर आपको लिखना होगा तब लिख सकते हैं कि बाढ़ से, लिखेगा पहले आप लोग कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा से निम्नलिखित हानि होती है। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप यह बात जरूर लिखेंगे कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ से होने वाली हानि इस प्रकार है। हम सिर्फ लिख दे रहे कि बाढ़ से क्या क्या हानि होती है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नदी है और यहाँ पर नदी के पानी है। तो जब भी नदी के पानी बाहर की तरफ आएगी, मान लिया कि नदी के पानी यहाँ पर आ गई, तो मान लिया कि यहाँ पर अगर कोई गांव बसा होगा तो गांव के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ये भी हानि है। यहाँ पर जो भी खेती होगा वो खेत चौपट हो जाएगा, ये भी हानि है। यहाँ पर कुछ लोग के जो पशु होंगे उनका मृत्यु हो जाएगा, ये भी हानि है। और हो सकता है कि इस आसपास में जो बाढ़ के पानी फैला हो उससे सड़क, बिजली, इन सब की सुविधाएं भी क्षतिग्रस्त हुई है, ये भी हानि हुई है। तब बाढ़ के बहुत तरीके से हानि लिख सकते हैं। लेकिन जब भी लिखिएगा आप एक बार जो लिखेंगे कि बाढ़ से निम्नलिखित हानि होती है, यह सब जो लिखेंगे, बाढ़ से निम्नलिखित हानि होती है। फिर आप लिख सकते हैं बाढ़ के आने से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। अनेक लोगों की मृत्यु डूबने से हो जाती है। अनेक लोगों की मृत्यु डूबने से हो जाती है। फिर आप लिख सकते हैं कि बाढ़ के आने से बाढ़ के आने से फसलें बर्बाद हो जाती है। फसलें बर्बाद हो जाती है। हिस्सा लिख सकते हैं बाढ़ के वजह से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पशुओं की मृत्यु हो जाती है। आप और भी लिख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से परिवहन, यानी जो भी रास्ता होता है वो सभी रास्ते बंद हो जाती है और परिवहन तथा संचार सुविधाएं ध्वस्त हो जाती है। ध्वस्त के मतलब समाप्त हो जाती है। उस समय जितने भी रोड होता है, रेलवे ट्रैक होता है, वहाँ पे पानी भर जाता है, बिजली के जो खंभे होते हैं वो सब गिर जाती है। तो उस समय ये जितने भी सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। और भी आप बहुत सारे कारण लिख सकते हैं, लेकिन आपसे जो प्रश्न है वो 2 नंबर के पूछा जाएगा और 2 नंबर में आपको 4 पॉइंट लिख रहे हैं तो वह आपको वो आंसर एक पर्याप्त आंसर माना जाएगा। 2 नंबर के जो प्रश्न है उसके लिए 2 या 3 कारण ही लिखना पर्याप्त माना जाता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि बाढ़ के तो कारण हो गया और बाढ़ के हानि हो गया। अब बाढ़ को दूर करने के क्या उपाय हैं? क्या बाढ़ पूर्णतः रुक सकता है, या बाढ़ को कम करने के लिए, बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए, जितने भी प्राकृतिक आपदा है उस प्राकृतिक आपदा को पूर्णतः हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय कर करके हम उससे होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। कुछ हम लोगों को समझदारी से काम लेकर के, कुछ सूचनाओं के माध्यम से हम लोग कोई भी प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। इस प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते हम लोग। तो बाढ़ के रोकने के उपाय की जहाँ तक बात है, बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने के उपाय, बाढ़ से होने वाली हानि को कम
करने के उपाय। बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य उपाय लिखना होगा। जैसे देखिए, भारत के सभी क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है। कुछ खास ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ आती रहती है और वहाँ पर बाढ़ की वजह से अत्यधिक क्षति भी पहुँचती है। जैसे बात करें बिहार के, तो बिहार इलाके में हमेशा आप बाढ़ के बारे में सुनते होंगे। हमेशा बिहार में बाढ़ आती रहती है और बाढ़ यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा भी मानी जाती है। तो चूंकि बार बार यहाँ पर बाढ़ आ रही है, तो यहाँ पर लोगों को और खुद सरकार को भी चाहिए कि जहाँ भी इंडिया में या इंडिया के किसी खास क्षेत्र में लगातार बाढ़ आ रही है, उस सभी इलाके को सूचना अपने पास रखे। यानी जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बारे में सूचना इकट्ठा करें। बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों को अंकित करेंगे। अंकित यानी कि चिन्हित करेंगे, अंकित करेंगे। देखिए, पहले पता होना चाहिए कि बाढ़ आ कहाँ पे रहा है। सभी क्षेत्र में बाढ़ तो आता नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उसकी सूचना पहले इकट्ठा रखेंगे और पहले से कुछ उपाय रखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई नदी है, ये कोई नदी है। अब इस नदी में हमें पता है कि इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है, लेकिन यहाँ से लेके इस क्षेत्र में हमेशा कहीं न कहीं पे बाढ़ आती रहती है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के जो क्षेत्र है उसकी सूचना इकट्ठा करेंगे और जैसे ही बरसात के दिन आने वाला हो, जब बाढ़ के समय आने वाले हो, तो हम लोग जितने भी जरूरी के उपाय हैं वो जरूरी के उपाय यहाँ पर करके रखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो भी ये नदी है, यहाँ के तटबंध को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। हम पता लगाएंगे कि कौन सा वजह से यहाँ पर रेगुलर बाढ़ आती रहती है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर नदी का तटबंध कमजोर होने की वजह से बाढ़ आती है, तो हम लोग पहले ऐसे जगह को चिन्हित करेंगे और फिर वहाँ पर जाकर जो भी उपाय होंगे उस उपाय को पूरा करेंगे। दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ये बांध के जो तटवर्ती क्षेत्र है इसको क्या करेंगे, बढ़िया तरीका से हम लोग मरम्मत करवाएंगे, इसको मजबूत करवाएंगे। इससे होगा क्या कि ऊपर से जो तेजी से नदी आ रही है, यहाँ पर जो भी तीव्र रफ्तार से पानी आ रही है, वहाँ पर आने के बाद इसके कटाव क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसका परिणाम यह होगा कि इसके कटाव कम होने की वजह से ये इलाका बाढ़ प्रभावित नहीं होगा और आराम से नदी इस क्षेत्र में आ जाएगी। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे, फिर वहाँ पर जा करके जो भी हो सके उसके लायक तरीका अपनाएंगे। तो पहला कहेंगे बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों क्या करेंगे, अंकित करेंगे और अंकित करने के बाद वहाँ पर जो भी सुविधा हो वह सुविधा मुहैया करने के प्रयास करेंगे। ये सरकार के द्वारा भी होगा, समाज सेवी संस्था के द्वारा भी होगा और उस क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो भी अपना ये काम कर सकते हैं। जैसे ही बाढ़ के समय से पहले हो, बाढ़ से पूर्व, बाढ़ तो कब आ गई यह गारंटी नहीं है, लेकिन बरसात से पहले मान लेते कि जहाँ पर भी इससे पहले बाढ़ आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नदी है उस नदी के तटबंध को क्या करेंगे, मजबूत रखेंगे। नदी के तटबंध को मजबूत करेंगे ताकि बाढ़ से इसका कटाव ना हो सके। तीसरा उपाय कर सकते हैं, जो नदी के जो तटबंध है उसकी ऊंचाई को वृद्धि करेंगे, उसकी ऊंचाई में वृद्धि कर देंगे। ये भी उपाय करके बाढ़ से होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। चौथा उपाय कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, इस बाढ़ प्रभावित इलाका में वृक्षारोपण करेंगे। अब वृक्षारोपण करेंगे तो इसका कारण भी जानेंगे। वृक्षारोपण करेंगे, देखिए वृक्षारोपण इसलिए करेंगे कि जो भी पेड़ होता है, मान लेते हैं कोई पेड़ है, ठीक है,
अब इस पेड़ के क्या होती है, जो जड़ होती है, ये जड़ बहुत गहरी होती है और लंबी होती है। और ये पेड़ अगर बहुत सारी मात्रा में, जैसे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है, बहुत सारे पेड़ हो, तो ये सारे पेड़ के क्या काम है कि ये एक साथ जितने भी इसका जड़ है, ये सभी जड़ आपस में मिल जाएंगे। और अगर नदी के पानी यहाँ पर तेज गति से आ रही है, तो इसकी जो मिट्टी है, इस स्थान के मिट्टी को ये पेड़ क्या करके रखेगी, जोर से पकड़ के रखेगी, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है उसका कटाव नहीं होगा और बाढ़ से ये एक तरीका से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। तो जितने भी हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, वृक्षारोपण से फायदा ये होगा कि जितने भी पेड़ के जड़ है, वो पेड़ के जड़ उस मिट्टी को क्या कर रखेगी, पकड़ के रखेगी। तो पकड़ के रखने की वजह से यहाँ पर आसानी से कटाव नहीं होगा और ये बाढ़ से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। यह भी एक अच्छा कारगर उपाय माना जाता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बाढ़ है, तो बाढ़ से पहले क्या कर सकते हैं, जितने भी आवश्यक वस्तु है, जितने भी आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तु, क्योंकि बाढ़ को पूर्णतः रोकना संभव नहीं है, इसलिए बाढ़ के कम कर सकते हैं। बाढ़ को आना हम लोग थोड़ा, अगर बाढ़ आ गया तो इसके हानि को हम लोग कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो देखिए, बाढ़ आने से पहले क्या कि जो भी आवश्यक वस्तु है, जैसे आवश्यक वस्तु में क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं खाना हो गया, ठीक है, पानी हो गया, दवा वगैरह हो गया, हो सके कि नाव हो गया, इत्यादि इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि संभावना है कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, तो या तो अगर संभावना है तो पूरे लोग को आप क्या कर सकते हैं, वहां से विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ अचानक आती है, तो इतना जल्दी में उस स्थान से लोगों को विस्थापित नहीं कर सकते। और कभी कभी क्या होता है, कोई कोई इलाका पूर्णतः बाहर के दुनिया से कट जाती है, तो वहाँ पर सुविधा भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो खास इलाका है जहाँ पर अति संभावना है कि वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, तो उस क्षेत्र में वहाँ के लोग को जो भी आवश्यक वस्तु है, वो आवश्यक वस्तु तैयार रखेंगे, यानी बाढ़ से पहले की तैयारी करके रखेंगे। कि अचानक ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गया, तो उस स्थिति में उनके पास जो भी आवश्यक वस्तु है होगा, वो तैयार रहेगा, तो बाढ़ से आने वाली जो हानि है, उस हानि को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि संपत्ति का तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसकी जान बचाई जा सकती है। तो चूंकि बाढ़ के समय पानी की बड़ा समस्या होता है, जो बीमार लोग होते हैं वो बहुत सारे लोग बाढ़ से नहीं मरते, बल्कि बीमारी की वजह से मर जाते हैं। लेकिन अगर दवा वगैरह है, खाना वगैरह है, तो कुछ हद तक उस हानि को दूर कर सकते हैं। अगर वहाँ के लोग जागरूक हैं तो वो लोग क्या करेंगे, नाव की व्यवस्था करेंगे, और हो सके तो वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, जो गोताखोर वगैरह होते हैं, जो अच्छे तैराक होते हैं, उस तैराक की भी व्यवस्था पहले से रखेंगे कि अचानक ऐसा कभी आपदा आया तो कभी भी संकट की स्थिति में वो जो तैराक रहेगा, वो तैराक क्या कर सकते हैं, बचाव राहत कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा बाढ़ से होने वाली हानि को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ आने के बाद, जब बाढ़ आ जाती है, तो देखा जाता है कि बहुत सारे जानवर और जीव जंतु मारे जाते हैं बाढ़ के पानी से डूब करके। और बाढ़ के जाने के बाद क्या होता है, यानी बाढ़ जब समाप्त हो जाती है, बाढ़ के पानी जब कम होता है, तो देखा जाता है कि बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पर बाढ़ के पानी की वजह से मारे गए हैं। और ये जानवर के मरने के बाद क्या होता है कि पूरे वातावरण में एक तरीका से समझिए कि दुर्गंध वाला, मतलब समझे कि जो लाश होता है वो लाश सड़ना शुरू होता है, और लाश के सड़ने से चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, बहुत सारा बदबू फैल जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सड़े गले लाश है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और इस बीमारी से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो बाढ़ के आने, मतलब बाढ़ के समय भी बहुत लोग मारे जाते हैं, और बाढ़ के समय भी बहुत सारे जानवर की मृत्यु होता है। लेकिन बाढ़ के दौरान जो भी जीव जंतु मारे जाते हैं, उसके सड़ने गलने के बाद भी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और उस बीमारी से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो एक उपाय ये भी करना पड़ेगा कि जैसे ही बाढ़ समाप्त हो रही है, तो जहाँ जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी जीव जंतु या किसी मानव के ही जो
सब है, जो सड़े गले अवशेष है, उस अवशेष को जल्दी से क्या कर सके हम लोग उचित व्यवस्था करवा दें, यानी हो सके उसे दफना दे, जला दे, जो भी है उसे जल्दी से हम लोग क्या करेंगे हटाने का प्रयास करेंगे, ताकि इन सब से बीमारी न फैल सके। इन सब प्रयास के द्वारा बाढ़ से होने वाली हानि को हम लोग कुछ कम कर सकते हैं। हालांकि अभी के समय में बाढ़ से बचने के बहुत सारे उपाय विकसित हो चुके हैं, बहुत सारे तटबंध का निर्माण हुआ है, जो अभी वर्तमान समय एक राहत के काम कर रहा है। तो ये बाढ़ के लिए पूरा जानकारी मिला आपको कि बाढ़ कहते किसे है, बाढ़ आती कैसे है, बाढ़ के हम लोग जो बाढ़ के आने के बाद क्या क्या हानि होती है, और बाढ़ के रोका कैसे जा सकते हैं, बाढ़ को से जो भी हानि होती है उस हानि को रोक कैसे सकते हैं या कम कैसे कर सकते हैं। अब एक छोटा टॉपिक है सुखाड़। सुखाड़ सुखाड़ का मतलब है, सुखाड़ की परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है, और उस क्षेत्र के जो भूमिगत जल है उसकी लेवल भी क्या हो गया, कम हो चुका है, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग सुखाड़ में शामिल कर लेते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र में, जब किसी क्षेत्र विशेष में, जब किसी क्षेत्र विशेष में 50 सेंटीमीटर से भी, औसत लिख सकते हैं यहाँ पर, औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, और वहाँ के भूमिगत जल, वहाँ के भूमिगत जल यानी जो जमीन के नीचे का जल होता है, जो भूमिगत जल है, वहाँ के भूमिगत जल के स्तर में कमी हो जाती है, के स्तर में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वैसे क्षेत्र को, तो वैसे क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। याद रखिएगा, औसत 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र के साथ ऐसा करते हैं। और पूछेंगे कैसी आपदा है, तो ये कैसी आपदा है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो कैसी आपदा है जी, प्राकृतिक आपदा है। इससे होता क्या है, हानि क्या होता है कि जब सुखाड़ होता है ना, तो वहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति ये सब हो नहीं पाता है, और पेड़ पौधे वनस्पति जिस स्थान पर नहीं होगा वहाँ पर लोग के जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी जब भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है तो वहाँ पर फसल नहीं होगा, और फसल नहीं होने पर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और अकाल की स्थिति जब उत्पन्न होगी तो उस इलाके में भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। यानी वहाँ के लोग अनाज के बिना, खाद्यान्न के बिना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो जब भी सुखाड़ कोई इलाका घोषित होता है, इसका मतलब वहाँ पर कौन सी समस्या देखने को मिलेगा, ये भूखमरी की समस्या देखने को मिलेगा। इसका उपाय क्या है, तो देखिए, चूंकि पेड़ पौधे या वनस्पति के कम होने की वजह से वर्षा प्रभावित होता है, किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत वजह है, लेकिन एक वजह यह भी है कि वहाँ पर जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा और वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और वनस्पति, ये पेड़ पौधा और वनस्पति की संख्या कम हो जाती है बहुत भारी मात्रा में। किसी क्षेत्र विशेष के जब पेड़ पौधा और वनस्पति को काट दिया जाता है, तो पेड़ पौधा और वनस्पति के काटने की वजह से वहाँ पर वर्षा भी कम हो जाती है। तो एक यही मेन उपाय है कि हम लोग क्या कर सकते हैं जी, पेड़ पौधा और वनस्पति की संख्या में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, भारी मात्रा में पेड़ पौधा वनस्पति को लगाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में वहाँ पर क्या हो सकते, वर्षा हो सके। और वातावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उस प्रदूषण को कम करके भी इस समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। कभी कभी होता है क्या है कि हम लोग, दो नदी है, ये दो नदी है, और दो नदी, ये मान के दो नदी है,
और यहाँ पे कोई ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे कोई ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र सुखाड़ ग्रसित क्षेत्र है, यानी यहाँ पर सूखा है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्षेत्र, यहाँ पर जो कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जो कोई क्षेत्र है, यह क्षेत्र सूखा ग्रसित, यानी यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखिए नदी तो है, लेकिन ये नदी क्या होती है कि बाद में सूख जाती है। किसी खास मौसम में यहाँ पे पानी रहता है, यानी बरसात के टाइम पे यहाँ पानी रहेगा और बाद में यह नदी सूख जाती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों नदी को जोड़ सकते हैं, और जब भी दोनों नदी जोड़ेंगे यहाँ के पानी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसमें ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ के पानी को आराम से ले करके हम इस क्षेत्र में पहुँचा सकते हैं, और यहाँ पर सुखाड़ की जो समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से नहर खींच सकते हैं, और नहर खींच करके हम लोग यहाँ पर जो सिंचाई की सुविधा है उस सिंचाई की सुविधा को भी क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और जो भी बाढ़ और सुखाड़ है उसके बारे में जाने हैं। अन्य वीडियो में, यानी इससे अगले वीडियो में हम लोग भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में अगले वीडियो में जितने भी मानव जनित आपदा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत